नमस्कार। YouTube के सोनांचली कार्नर पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब तक आप उपन्यास राग दरबारी के भाग 18 तक का वाचन वाचन के पिछले क्रम में सुन चुके हैं। आज के वाचन क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास राग दरबारी के भाग 19 और 20 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 19 का वाचन। जनवरी आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, जिसके बाद फरवरी आनी थी, जिसमें गांव सभा के चुनाव होने थे, और उसके बाद मार्च का महीना था, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होनी थी। चुनाव ने एक ओर शनिचर और बद्री पहलवान के अखाड़े को, और दूसरी ओर रामाधीन भीखम खेड़वी और उनके जुआरी सेनानायकों को प्रजातंत्र की सेवा में फंसा दिया था, जिसे करने का अभी तक मुख्य ढंग यह था कि दोनों दल एक दूसरे को पीठ पीछे चीख चीख कर गालियां देते थे। आशा थी कि फरवरी के महीने में यह काम आमने सामने भी होने लगेगा। जहां तक मार्च में होने वाली परीक्षाओं की बात है, वे अभी किसी को भी नहीं फंसा पाई थी। विद्यार्थी, अध्यापक और खासतौर से प्रिंसिपल साहब, वे अभी बिल्कुल बेलौस थे। पर प्रिंसिपल साहब एक दूसरे मामले में फंस गए थे। कुछ दिन पहले जब कॉलेज की कमेटी की सालाना बैठक हुई थी, वैद्य जी को एक राय से दोबारा मैनेजर चुना गया था। इस बात को लेकर कुछ मेंबरों ने एक शिकायत शिक्षा मंत्री के पास भेजी थी। उनका कहना था कि विरोध प्रकट करने वाले मेंबरों को बैठक में आने ही नहीं दिया गया और तमंचे से धमकाया गया। शिकायत में इसी बात को ऐसे विस्तार से लिखा गया था कि शिकायती पत्र का पढ़ा जाना असंभव जान पड़ता था, और अगर उसे पढ़ भी लिया जाए तो उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि उसका निष्कर्ष यही था कि शिवपालगंज में कायदा कानून मिट गया है। वहां थाना पुलिस नाम की कोई चीज है ही नहीं, और चार गुंडे मिलकर वहां जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। स्पष्ट था कि इस बात को गलत मानने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं थी। फिर भी कुछ विरोधी मेंबरों ने शहर पहुंचकर इस शिकायत की नकल शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को दे दी, और फिर लौटकर वे पूरे इलाके में प्रचार करने लगे थे कि मामले की जांच डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नामक एक अफसर करेंगे, जो वैसे तो बहुत गऊ आदमी है, पर इस बार उन्हें वैद्य जी के बाप भी नहीं दुह पाएंगे, क्योंकि ऊपर से सच्ची जांच करने का हुक्म हो गया है। प्रिंसिपल साहब को फंसाने के लिए इतना काफी था। वे जानते थे कि जांच वाली बात वैद्य जी खुद देखेंगे, पर जांच के सिलसिले में हाकिमों के दौरे भी होंगे, और उसके बारे में प्रिंसिपल साहब को ही देखना होगा। हाकिम लोग जब कॉलेज में आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ने अपने आप को जवाब दिया, इमारतें। इसीलिए वे इस समय इमारत की सुंदरता बढ़ाने पर तुले हुए थे। उन्होंने शहर में देखा था, अगर एक छोटा सा पौधा लगाकर उसके चारों ओर ईंटों का घेरा बना दिया जाए और उसे लाल पीले सफेद रंग से पोत दिया जाए, तो बिना किसी बात के ही अधूरा मैदान बाग जैसा दिखने लगता है। उन्होंने तय किया कि कॉलेज की इमारत के सामने एक कतार गुलमोहर और अमलतास के पेड़ों की लगा दी जाए, और हाकिमों के आने से पहले ही ईंट के रंग बिरंगे घेरे सजा दिए जाए। आते वक्त आग के आगे साफ सुथरी रंग बिरंगी इमारत हो, और जाते वक्त पेट के अंदर फर्स्ट क्लास चाय और नाश्ता हो। कोई हमारे खिलाफ क्या लिखेगा? प्रिंसिपल साहब ने सोचा, और जनवरी के जाड़े पाले का लिहाज छोड़कर पेड़ लगाने के लिए हर मौसम अच्छा होता है, इस वैज्ञानिक धड़ल्लेबाजी से आगे बढ़कर वे अपने काम में जुट गए। वे कॉलेज की चढ़दीवारी के पास खड़े हुए कुछ गड्ढे खुदवा रहे थे। उनके हाथ में एक मोटी और चिकनी किताब थी, जो देखने से ही बहुत कीमती जान पड़ती थी। वे अपनी कामकाजी पोशाक, यानी बिना मोजे के जूते और हाफ पैंट में, देखने वाले चाहे जैसा समझे, अपने को निहायत चुस्त और चालाक समझते हुए खड़े थे। किताब को वे एक पालतू बिल्ली की तरह प्यार के साथ पकड़े हुए थे। एक मजदूर ने फावड़ा चलाना रोककर प्रिंसिपल साहब से कहा, देखिए मास्टर साहब, गड्ढा इतना ही रहेगा ना? प्रिंसिपल साहब सिर हिलाते हुए बोले, हूं, यह भी कोई गड्ढा है? चिड़िया भी एक बार मुद्दे दे तो उफना चलेगा। खोदे जाओ बेटा, अभी खोदे जाओ। कहकर उन्होंने पास खड़े हुए एक मास्टर की ओर अभिमान से देखा। वे उस मास्टर को बहुत पहले से जानते थे।
क्योंकि वह उनका चचेरा भाई था। उसने भी इधर उधर देखकर मैदान को दुश्मनों यानी दूसरे मास्टरों से साफ पाकर भाईचारे के साथ कहा, भैया, इस कॉलेज में तो तुम बागवानी के भी एक्सपर्ट हो गए। प्रिंसिपल साहब ने किताब सीने से लगा ली, कहा, सब इसी की बदौलत है। पर साले ने बड़ी कड़ी अंग्रेजी लिखी है, समझने में दिमाग मामूली हो तो चकरघिन्नी खा जाएगा। चचेरा भाई बोला, आप तो लोहे के बने हैं, कॉलेज का इतना इतना काम पॉलिटिक्स में ही सिर भन्ना जाता होगा, उसके ऊपर आप किताब भी पढ़ लेते हैं। अपने साथ तो यह है कि कोई 10 जूते मार ले पर पढ़ने को ना कहे, जी घिन्ना गया है किताबों से। प्रिंसिपल ने 50% बड़े भाई और उतने ही प्रतिशत प्रिंसिपल के लहजे में कहा, चुप रहो, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सफर तक में अपनी किताब अपने साथ रखनी चाहिए, नहीं तो अकेले कोट पैंट से क्या होता है, उसी से कोई तुम्हें मास्टर थोड़े ही कहेगा। कोट पैंट तो उजड़े भी पहन सकते हैं। भाई ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं बात काटता नहीं हूं, पर हम में और कुजड़ों में अब फर्क ही क्या है। ये सारी टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गड़े फल ही हैं, लौंडों के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है, कोई कै करता है। प्रिंसिपल हंसने लगे, बोले, बात जरा ऊंची खींच दी तुमने, समझदार की मौत है। कहकर वे गड्ढे की ओर झांकने लगे, जैसे समझदार के मर जाने पर उसे वे वहीं दफन करेंगे। तभी खन्ना मास्टर लपलपाते हुए वहां आ पहुंचे और प्रिंसिपल को एक कागज पकड़ाकर बोले, यह लीजिए। प्रिंसिपल ने चचेरे भाई की ओर मदद के लिए देखा, फिर गड्ढे के पास खड़े खड़े वे एकदम तन गए और अफसर हो गए। बोले, यह क्या है क्या कागज है? वे उसे तने हुए सीने और धसी हुई आंखों से देखते रहे। खन्ना मास्टर ने हितैषी की तरह कहा, लाइए पढ़ दूं, जाइए अपना काम देखिए, मुझे पढ़ाने की मेहनत न कीजिए। वे घृणापूर्वक बोले। खन्ना मास्टर ने सांस खींचकर कहा, इस जन्म में पढ़ाने से कहां बचत है। प्रिंसिपल का चचेरा भाई खन्ना मास्टर के चेहरे पर निगाह जमाए खड़ा हुआ था, मालिक के बंगले की चरदीवारी के अंदर खड़ा अल्सेशियन जैसे सड़क के देसी कुत्ते को ताक रहा हो। प्रिंसिपल साहब काफी देर तक उस कागज को घूर घूर कर देखते रहे। पुराने जमाने के ऋषि होते तो कागज अब तक जलकर भस्म हो चुका होता। काफी देर तक उसे देखकर उन्होंने उसे खन्ना मास्टर को ही वापस कर दिया। खन्ना ने चिढ़कर कहा, यह क्या है, क्या कागज है? कहकर प्रिंसिपल एक गड्ढे का निरीक्षण करने लगे। खन्ना मास्टर ने होठ दबा दिए, आवाज संभाल कर बोले, जो भी हो, लिखित प्रार्थना पत्र पर आपको लिखित आदेश देना होगा। प्रिंसिपल एक मजदूर से बात करने लगे थे, कह रहे थे, ठीक है, अब बंद करो। अबे गड्ढा खुद रहा है, गड्ढा, कुआं नहीं खुद रहा है, काफी है। खन्ना मास्टर थोड़ी देर गुमसुम रहे, फिर बोले, मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, छुट्टी चाहिए, आपको लिखकर हुक्म देना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब पंजों के बल गड्ढे की गिल्ली मिट्टी पर अनायास बैठ गए, ताकि देखने वाले देख लें कि कॉलेज के हित में वे नाली तक में लौटने में संकोच नहीं करते, और मजदूरों को गड्ढे के मेड़ के बारे में विस्तार पूर्वक आदेश देने लगे। खन्ना मास्टर की बात अब पार्श्व संगीत की हैसियत से ऊपर उभरी। वे भी पंजे के बल गड्ढे के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए। बोले, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद गड्ढे में कूदिएगा। प्रिंसिपल ने इतनी देर बाद उन्हें सीधे सीधे देखा, कहा, गड्ढे में कूदूंगा तो जरूर, पर पहले तुमको ढकेल कर तब ऊपर से कूदूंगा, समझ गए खन्ना मास्टर? कहकर उन्होंने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। चचेरे भाई ने एकदम से विनम्र मातहत आवाज में कहा, मैं जाकर चपरासियों को बुलाए लाता हूं, लगता है कि झगड़े का अंदेशा है। पर प्रिंसिपल साहब, मेरी प्रार्थना है कि तब तक आप कुछ ना कहिएगा। मैं क्या कहूंगा भैया, मैं तो सब चुपचाप सहता चला जाता हूं, जिस दिन इनका घड़ा भर जाएगा अपने आप भग से फूटेगा। प्रिंसिपल ने यह कहकर खन्ना मास्टर को सांप जैसा दिया। वे एकदम से घबरा गए। उन्हें डर लगा कि प्रिंसिपल चिल्लाकर कहीं यह न कह बैठे कि खन्ना उन्हें मार रहा है, कहीं मुकदमे में न फंस जाएं। वे चुपचाप गड्ढे के पास से उठकर दूर खड़े हुए एक दूसरे मास्टर के पास चले गए और जोर से, ताकि सारी दुनिया सुन ले, बोले, धमकी मत दीजिए मास्टर साहब, नवाबी का जमाना नहीं है,
इतनी आसानी से खन्ना की जान नहीं निकलेगी, आपको बताए देता हूं। मेरी देह पर हाथ लगाया तो खून हो जाएगा, कहे देता हूं। हाँ। खन्ना चीखना नहीं चाहते थे, पर फैल मचाने की सोचते सोचते वे सचमुच ही फैल मचाने लगे। कुछ मास्टर उनके आसपास आकर खड़े हो गए। अचानक वे चीखे, मारिए, मारिए ना मुझको, बुलाइए चपरासियों को, उन्हीं के हाथों बेइज्जत कराइए, रुके क्यों हम? तमाशा हो रहा है। इस बात को समझते ही दोनों गुटों के कई मास्टर मौके पर पहुंच गए। लड़के अभी काफी संख्या में नहीं आए थे। जो आए भी थे, उन्हें चपरासियों ने डांट कर दूर भगा दिया। वे बरामदे में खड़े खड़े पूरी कार्रवाई देखते रहे। मौके पर यह तमाशा सिर्फ वयस्कों के लिए रह गया। प्रिंसिपल साहब इस बकटूट प्रदर्शन पर पहले तो घबराए, फिर अपने गुस्से पर लगाम लगाकर खन्ना मास्टर के पास पहुंचे। उन्होंने उनके हाथ से छुट्टी की दरख्वास्त खींच ली और ठंडे सुरों में कहा, चिल्लाओ नहीं खन्ना मास्टर, तुमको धोखा हो गया है। लाओ, तुम्हारी दरख्वास्त पर हुक्म लिख दो। इशारा पाते ही उनके चचेरे भाई ने उनके हाथ में एक फाउंटेन पेन पकड़ा दी। बागवानी किताब पर दरख्वास्त टिकाकर वे उस पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते बोले, हम लोगों के सिद्धांत की लड़ाई है, उसमें मारपीट का क्या सवाल, शांति से काम लेना चाहिए। खन्ना मास्टर खुद अपने तमाशे से तंग हो रहे थे। कहने लगे, पहले इस कागज पर हुक्म कीजिए, तब दूसरी बात होगी। वही कर रहा हूं, वे मुस्कुरा कर बोले। लो। कई शब्दों पर उन्होंने गुड़ा का निशान बनाकर काट दिया। कुछ के ऊपर गोल दायरा बना दिया था। अंत में उन्होंने उस पर अंग्रेजी में लिखा, खारिज। इसके पहले कि खन्ना मास्टर कुछ बोल सके, उन्होंने दरख्वास्त उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, स्पेलिंग बहुत कमजोर है, हॉलीडे में यल के बाद वाई लिख दिया है। खन्ना में पता नहीं कि क्या कैपिटल लिखा है या स्मॉल, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर सन रहकर खन्ना मास्टर ने गैंडे की तरह मुंह फाड़कर आवाज निकाली, निकलना अब कॉलेज के बाहर, वहीं सारी स्पेलिंग याद करा दूंगा। फिर संग्राम शुरू हो गया। यह सवेरे की बात है। दोपहर तक थाने पर दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्टें भी लिखा दी गईं। उनसे प्रकट होता था कि मास्टरों ने दंगा किया था और एक दूसरे की हत्या करनी चाहिए थी। यह देखते हुए कि उन्हें हत्या करने से रोकने वाला कोई न था, यह बात साफ न हो रही थी कि उन्होंने फिर सचमुच ही अपने दुश्मनों की हत्या क्यों नहीं की। पुलिस ने इसी नुक्ते को पकड़कर उल्टी तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी। उसी दिन दोपहर को वैद्य जी की बैठक में इस घटना पर विचार विमर्श हुआ। वहां सामान्य नागरिकों की मुख्य प्रतिक्रिया यही रही कि घटना को कुछ और महत्वपूर्ण होना चाहिए था। यानी अपने किसी साथी की हड्डी नहीं टूटी तो कोई हर्ज नहीं, कम से कम इतनी चोट तो लगनी ही चाहिए थी कि खून निकल आता। उसके दुश्मनों के खिलाफ और भी अच्छा मुकदमा बन सकता था। शनिचर ने यह सोचकर कि गांव प्रधान बनने के पहले नेतागिरी का एक काम और कर लिया जाए, बिना किसी फीस के अपनी सेवाएं अर्पित कर दी और कहा कि प्रिंसिपल साहब चाहें तो मैं उनके हाथ में बर्छी भोंक कर खून निकाल सकता हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यह भी खन्ना के नाम लिख दिया जाएगा। छोटे पहलवान ने उसे दुत्कार कर चुप कर दिया। उस दोपहर रंगनाथ और रुपन बाबू सारी बातें चुपचाप सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले, जो कि शिवपालगंज में बेवकूफी की अलामत थी। पर वास्तव में वे भीतर ही भीतर प्रिंसिपल पर जलते भूनते रहे। और बहुत बाद में रूपन बाबू ने बाहर आकर कहा कि यह साला पिताजी को अभी कचहरी के रास्ते पर लिए जा रहा है और बाद में उन्हें जेल में ले जाकर छोड़ेगा। उस दोपहर वैद्य जी प्रिंसिपल की जबानी खन्ना मास्टर की कहानी गंभीरतापूर्वक सुनते रहे और पूरी बात सुनकर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसका इस मामले से कोई संबंध न था। बात बड़ी सात्विक थी और आदमी को एकदम निरोग बना देती थी। उन्होंने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक का धर्म देखकर मैं दंग रह गया। गत मंगलवार शहर गया था, देखा एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में पृथ्वी पर साष्टांग लेट रहा है। वह उठा तो मैं अवाक रह गया। यह हमारे विद्यालय निरीक्षक जी थे। आंखों से उनकी जो है सो प्रेमाश्रु टपक रहे थे। मैंने नमस्कार किया तो प्रति नमस्कार में उन्होंने भरे गले से कुछ हाउ हाउ जैसा कहा, फिर आंखें मूंद ली। भैंस का उत्तम घृत लिए जाइएगा 4-6 से। ऐसा धार्मिक आदमी वनस्पति खा खाकर अपना धर्म नष्ट कर रहा है। समय की लीला। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है,
कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता। वह जिधर भी उदित होता है वहीं पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता। वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। इस नए सौर सिद्धांत के अंतर्गत एक महापुरुष उसी दिन शाम के लगभग 4 बजे शहर से मोटर भगाते हुए देहात की ओर आए। सड़क के दोनों ओर प्रजा के खेतों पर निगाह डालते हुए उन्होंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि उनके पिछले साल के व्याख्यान के कारण इस साल रबी की फसल अच्छी होने वाली है। काश्तकार उनके बताए तरीके पर खेती कर रहे हैं। उन्हें यह मालूम हो गया कि खेत जोतना चाहिए और उनमें खाद ही नहीं बीज भी डालनी चाहिए। ये सब बातें समझने बुझने लगे हैं और नई समझदारी के बारे में उनकी घबराहट छूट चुकी है। किसान प्रगतिशील हो रहे हैं और संक्षेप में वे इसी मामले में पिछड़े हैं कि वे आज भी किसान हैं। मोटर तेजी से भागी जा रही थी और सड़क पर टेढ़े मेढ़े चलते हुए मुसाफिर आंधी के पत्तों की तरह उड़ उड़कर किनारे होते चले जा रहे थे। उन्होंने फिर अपने को धन्यवाद दिया कि इतने आलसी नागरिक उनकी वेगवती मोटर के असर से इतने फुर्तीले हो गए हैं। साथ ही वे इतने चतुर भी हो गए हैं कि ऐसी तेज मोटर के नीचे उनका अंगूठा तक नहीं कुचलता। संतोष के साथ उन्होंने अपने आप से फिर भारतवर्ष से कहा, शाबाश, तेरा भविष्य उज्जवल है। गाड़ी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के सामने से निकली। अंडरबियर पर बुशर्ट और धारीदार पैजामे पर बिना बनियान का कुर्ता पहने हुए कई लड़के पुलिया पर बैठे थे। दोनों ओर से तीतर की बोलियां बोली जा रही थी। सेकेंड के एक खंड में उन लड़कों को देखते ही उनके बेतुकेपन से उन्होंने भाप लिया कि ये विद्यार्थी हैं। गाड़ी लगभग एक फरलांग आगे निकल गई थी। तभी अचानक महापुरुष को याद आया कि उन्होंने नौजवानों के आगे पिछले 48 घंटे में कोई व्याख्यान नहीं दिया है। उन्हें अचानक याद आया कि नौजवानों के लिए हमने क्या क्या दुख नहीं सहे। उन्हीं के लिए गांव का घर छोड़कर शहर में हमने बंगला लिया, तालाब के किनारे बैठना छोड़कर शाम सवेरे एक छोटे से कमरे में बैठे रहने की आदत डाली, अपने आप को इतना बदल डाला। तो जैसे ही उन्हें याद आया कि मैं उन्हीं प्यारे नौजवानों से 48 घंटे बोला ही नहीं, वैसे ही उन्होंने सोचा, हैं, मैं इतनी देर बिना लेक्चर दिए ही रह लिया। मेरे मन में इतने ऊंचे ऊंचे विचार उठे, पर मैं स्वार्थी की तरह अपने आप में उन्हें समेटे रहा। हाय, मैं कितना कंजूस हूं। धिक्कार है मुझे, जो इस देश में पैदा होकर भी इतनी देर मुंह बंद किए रहा। 48 घंटे, उन्होंने आश्चर्य से सोचा। 2880 मिनट और उसे 60 से गुणा कीजिए तो जितने हों उतने सेकेंड। कितने सेकेंड? इतने समय के भीतर मैंने नौजवानों को उत्साह दिलाने के लिए एक भी लेक्चर नहीं दिया। क्या हो गया है मुझे? कहीं मुझे लकवा तो नहीं मार गया? पलक झपकते ही उन्होंने इतना सोच डाला और फिर ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी मोड़ दो, हम इस कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनके कॉलेज में आते ही छुट्टी हो गई। लड़के दर्जों से बाहर आकर मैदान में बैठ गए। स्थानीय हाकिम, बागों में कौड़ियां खेलने वाले, जुआड़ी ताड़ी घर पर बैठे हुए जवार के सोहदे, वे भी बात की बात में मौके पर आ गए। अच्छी खासी मीटिंग हो गई। न भी आते तो भी मीटिंग हो जाती। बोलने वाला बेशरम हो तो लैंप पोस्ट का सहारा काफी है, अकेले ही मीटिंग कर लेगा। पर यहां सचमुच ही मीटिंग हो गई। लड़कों के होने का प्रत्यक्ष फल यह निकला कि उन्हें कमरे के अंदर रखा तो कॉलेज हो गया, बाहर रखा तो मीटिंग हो गई। उन्होंने लड़कों को बताया कि वे देश के भविष्य हैं और मास्टरों को बताया कि वे देश के भविष्य निर्माता हैं। लड़के और मास्टर यह पहले से ही जानते थे। फिर उन्होंने लड़कों को डांटा कि उनमें संयम की कमी है। वे 48 घंटे तो क्या, 8 घंटे भी चुप नहीं रह सकते। फिर मास्टरों को डांटा कि वे उन्हें संयम नहीं सिखाते। उन्होंने शिकायत की कि लड़के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि के बारे में कुछ नहीं जानते और मास्टर यह जानकर भी महंगाई का भत्ता और अधिक वेतन मांगते हैं। मास्टर और लड़के अपने बारे में कुछ सोच भी न पाए थे कि वे उस विषय पर उतर आए जिस पर प्रत्येक व्याख्यानदाता शिक्षा संस्थाओं में जरूर बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है और इस शिक्षा को पाकर लोग कलर्क ही बनना चाहते हैं। उन्होंने लड़कों को सुझाव दिया
कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने सैकड़ों विद्वानों और हजारों समितियों का हवाला देकर बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने बिनोवा का और यहाँ तक कि गांधी का हवाला दिया। तब कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी ने भी सिर हिलाकर कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उसके बाद सिर हिलाकर प्रिंसिपल, अन्य मास्टर और बाजार के घुमक्कड़ों और सौहदों तक ने इस बात का समर्थन किया। उनकी बात से ताड़ी पीने वालों और जुआड़ियों तक को पूरा इत्मीनान हो गया कि सारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली शताब्दी की यह एक असाधारण उपलब्धि है कि हम इतनी जल्दी जान गए कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। फिर उन्होंने लड़कों को खेती करनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्य बनाना चाहिए और भविष्य का नेहरू और गांधी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब बातें बताई जो लड़के उनको भी बता सकते थे। इसके बाद समन्वय, एकता, राष्ट्रभाषा का प्रेम, इस सब पर एक एक अनिवार्य जुमला बोलकर कॉलेज की समस्याओं पर विचार करने का सालाना वादा करके सेवा के बाद तत्काल मिलने वाली मेवा खाकर और चाय पीकर वे फिर 70 मील की रफ्तार से आगे बढ़ गए। मास्टर और लड़के भाइयों और बहनों की नकल उतारते हुए अपने अपने घर चले गए। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन के सुझाव पर अमल करने के लिए कॉलेज में माली, चपरासी और मजदूर रह गए। क्लर्क ने मेवे की प्लेट पर निगाह डाली और उसमें बचे हुए काजू के एकमात्र टुकड़े को पहले मुंह में रखना चाहा। बाद में कुछ सोचकर उसे नाली में फेंक दिया। यह था उपन्यास राग दरबारी के भाग 19 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 20 का वाचन। बद्री पहलवान पड़ोस के जिले में एक नौजवान की जमानत लेने गए थे। उस पर बलात्कार और मारपीट का मुकदमा चलाया जा रहा था। जाने से पहले उन्होंने रंगनाथ को सुनाकर कहा, गुंडा है, जहां जाता है कोई न कोई झंझट पाल लेता है। उन्होंने वैद्य जी से 1,500 रुपए के नोट लेकर अपनी जवाहर कट जैकेट के भीतरी जेब में ठूस लिए। रंगनाथ ने पूछा, इतना रुपया नगद ले जाने की क्या जरूरत है? बद्री बोले, गुंडे इजलासों के नीचे ही नहीं ऊपर भी हैं। हाकिम तो रोग आकर जमानत कर देता है और कागज हलकारों के पास चला जाता है। फिर 20 झंझट, जमानत का कागज लिखाओ, जायदाद का नक्शा पेश करो, फिर उसकी कच्ची तस्दीक, फिर पक्की तस्दीक और हर जगह रुपए गिनते जाओ। तभी अब भले आदमी आमतौर पर जमानत नहीं कराते, जेल में रह लेते हैं। नकदी में बड़ा आराम है। जैसे ही हाकिम कहेगा कि 1,000 रुपए की जमानत दो, वैसे ही 10 हरे हरे नोट मेज पर फेंक दूंगा और कहूंगा कि लो भाई, रख लो जहां मन चाहे। रंगनाथ ने बात को आगे बढ़ाया, पूछा, बद्री दादा, जब वह गुंडा है तो उस पर हाथ क्यों रखते हो? सड़ने दो साले को हवालात में। गुंडा कौन नहीं है रंगनाथ बाबू, गुंडे के सिर पर सिंह थोड़े ही निकलते हैं। बद्री ने धीरे से कहा, मैं तो कुल इतना जानता हूं कि कभी वह भी हमारे अखाड़े का चेला था। दुनिया की निगाह में चाहे वह जितना बड़ा गुंडा हो जाए, मैं तो तब की याद करता हूं जब वह मेरी लंगड़ी खाकर लद लद गिरा करता था। उनकी आवाज मुलायम और चिकनी हो गई। आखिर अपना ही पालक बालक है। पालक बालक का प्रयोग रंगनाथ के लिए नया था, पर वह उसका मतलब बखूबी समझ गया। उसकी खोपड़ी में एक शीर्षक पौधा, आधुनिक भारत में पालक बालकों का महत्व। कल तक अखाड़े में लात मारा करता था। बद्री पहलवान बड़ी भावुकता से कह रहे थे, अब पूरा पहलवान बन गया है। हर पालक बालक के कैरियर की शुरुआत इसी तरह होती है, रंगनाथ ने सोचा। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है। पालक बालक उस इज्जत को खींचना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद वह हजार धाराओं में फूटकर बहने लगती है। वह लोकसभा और विधानसभाओं की बहसों को सराबोर करती है। अखबारों और रेडियो उसके छींटे से गंधाने लगते हैं। पूरा लोकतंत्र उसमें डूबने उतराने लगता है। अंत में वह बेहाई के महासागर में समा जाती है। बद्री पहलवान ने बताना शुरू किया, झगड़ा इस तरह से हुआ कि पड़ोस में एक बाभन रहता था।
महापुरुष अपने सिंहासन पर बैठे अपने पालक बालकों का खेल देखते रहते हैं। इस देश में महापुरुषों और पालक बालकों के अलावा कुछ सिरफिरे भी बसते हैं। वे कभी कभी महापुरुष के सामने आकर चीखने लगते हैं। कहते हैं, महापुरुष, तुम्हारा पालक बालक बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, तुम्हारी इज्जत को रगड़ रगड़ कर पानी बनाए दे रहा है। ऐसे मौके पर ज्यादातर महापुरुष इतना कहते हैं, भ्रष्टाचार। माननीय महाशय, आओ हम पहले इस बात की जांच करें कि भ्रष्टाचार होता क्या है। रंगनाथ सोचता रहा। तो पड़ोस में एक बाभन रहता था। उसकी जोरू कुछ नौजवान सी थी। बद्री पहलवान के यह कहते ही रंगनाथ आधुनिक भारत में पालक बालकों का महत्व की बात भूल गया। बाभन के पारिवारिक इतिहास को ध्यान से सुनने लगा। हमारा पट्टा भी पड़ोस में रहता था। बाभन की जोरू से कुछ घुसड़ फुसड़ हो गई। महीनों यही कारोबार चलता रहा। बाभन सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहा। एक दिन ऐसा हुआ रंगनाथ बाबू कि सीख की आड़ भी न रही। बाभन ने सरासर अपनी आंखों से देखा कि वह पट्टा उसकी जोरू को लपेटे बैठा है, पर उसने आंखें भर मिलमिलाई और झोले जैसा मुंह लटकाकर चुपचाप चल दिया। इस पर आ गया हमारे पट्टे को ताव। तबीयत का साफ है, ज्यादा गिचिर पिचिर में पड़ता नहीं है। वहीं से कूदकर उसने बाभन की गर्दन पकड़ ली और उसे झकझोर कर कहा कि क्यों बे, सामने से निकला जा रहा है और तुझे शर्म नहीं लगती? मर्द बच्चा होकर तुझे गुस्सा भी नहीं आता? अबे मर्द है तो मुझे एक बार ललकारा तो होता। अब बेचारा बाभन क्या करे, कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। इस पर हमारे पट्टे ने हंसी हंसी में उसे लंगड़ी देकर चित कर दिया। उसकी जांघ की हड्डी टूट गई। फिर तो रोना पिटना मच गया। बाभन चिल्लाने लगा। उसकी जोरू भी चिढ़ाड़ने लगी। उधर उसकी जोरू भी चिंघाड़ने लगी कि देखो, यह मेरी इज्जत ले रहा है। अब बोलो रंगनाथ बाबू, दुनिया में दुश्मन किसके नहीं होते। इसी बात पर रपट लिखा दी गई और हमारा पट्टा फंस गया। अब बेटा बैठे हैं पुलिस के दरबे में। बद्री पहलवान मौज में आकर हंसे। रंगनाथ ने कहा, पर बद्री दादा, यह तो ठीक नहीं है। बेचारे की बीबी को भी और उस बेचारे को भी। वे हंसते रहे, बोले, रंगनाथ बाबू, चाहे कहो चाहे न कहो, यही सच है। अपनी जोरू को जो काबू में न रख पाया, वह उम्र भर बेचारा ही रहता है। उसके ऊपर कहां तक रोओगे? फिक्र तो हमें अपने पट्टे की है। हंसी मस्करी में ही हवालात तक पहुंच गया। बद्री पहलवान के बाहर चले जाने के कारण रंगनाथ आज छत पर अकेला ही रह गया था। इन दिनों जाड़ा अपनी तेजी पर था और उसका आनंद लेने की नीयत से बद्री ने अपनी चारपाई कमरे के बाहर बरामदे में डलवा ली थी। रंगनाथ कमरे के अंदर सोता था। रात के लगभग 11 बजे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। चारपाई के पास लकड़ी के बक्से पर एक बैटरी वाला रेडियो था। लकड़ी के बक्से में कॉलेज के लिए किताबें आई थी। प्रिंसिपल के घर में और बक्स मरम्मत के बाद वैद्य जी के घर में आ गया था। रेडियो भी कॉलेज का था, जो रंगनाथ के यहाँ आ जाने के बाद वैद्य जी के घर पर मंगा लिया गया था। उसके आते ही रुपन बाबू वाला करिश्मा, जिसे कान में लगाकर स्थानीय रेडियो स्टेशन के हालचाल लिए जा सकते थे, अनावश्यक हो गया था। रेडियो को रात के कुछ घंटों को छोड़कर हर समय, चाहे कोई कमरे में हो या न हो, बेतलुफी से बजने दिया जाता था। इस समय रेडियो पर शास्त्रीय संगीत का एक प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा था। दंगे की नौबत आ गई थी। वायलिन और तबले वाले एक दूसरे पर 200 मील पर घंटे की रफ्तार से टूट रहे थे। लगता था उनकी मोटरें टकराकर चूर-चूर होने ही वाली है। हाहाकार मचा था। अचानक वायलिन वादक ने बड़े जोर से एक किर्र की आवाज निकाली, जो बर्छी की तरह रंगनाथ के कलेजे में घुस गई। तब तक तबले का एक धड़ाका हुआ। वह संगीत नाटक अकादमी तक की नींव हिला देने के लिए काफी था। उसने उछलकर रेडियो की ओर देखा कि कहीं वह टूटकर बिखर तो नहीं गया है, पर वह अपनी जगह पर कैसा बिलक्का की तरह अडिग खड़ा था और संगीत जगत के घमासान जंग की आवाजों को पूर्ववत प्रसारित कर रहा था। अब वायलिन वाला दुम दबाने लगा था और तबले वाला जोश और जिद के साथ हमलावर होने लगा था। रंगनाथ ने थकान की एक सांस ली
और रेडियो बंद कर दिया। अंधेरा, जाड़े की रात अपने पूरे ऐश्वर्य से प्रकट हुई। ऐसे मौके पर आदमी को ईश्वर के होने में भले ही विश्वास न हो, भूतों के बारे में विश्वास होने लगता है। रंगनाथ को एकदम से डर तो नहीं, पर कुछ अजीब सा लगा। जो ईमानदारी से पूछा जाए तो डर का ही दूसरा नाम था। पर डर अपने पूरे तीखेपन से हावी न हो सका, क्योंकि उसी समय उसने रूपन बाबू के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और रूपन बाबू की याद आते ही उसे बेला नाम की लड़की याद आई, जिसे रंगनाथ ने कभी देखा न था। पर उसने सुन रखा था कि रूपन बाबू ने उसे एक प्रेम पत्र लिखा है। उसे मालूम न था कि प्रेम पत्र कितना लंबा चौड़ा और गहरा है। और उड़ती हुई खबरों से उसे पता चला कि उसमें सिनेमा के गानों के कुछ टुकड़े जोड़कर वाक्य बनाए गए हैं। मशहूर था कि उसे पहले बेला की बुआ ने घर के एक कोने में पड़ा हुआ पाया था। उसने उसे बाद में गया दिन के सामने पढ़ाया था। दो तीन शुरुआती वाक्यों तक तो गया दिन के समझ में कुछ भी नहीं आया, पर उसके बाद उन्होंने पढ़ा, मुझको अपने गले अर्थात गले लगा लो, ओ मेरे हमराही। इसका अध्ययन करते ही उनकी ज्ञान के कपाट धड़ाम से खुल गए और वे समझ गए कि यह सुझाव किसी ने बेला के विचारार्थ पेश किया है। आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते इस दस्तावेज की असलियत बिल्कुल साफ हो गई थी, क्योंकि उसमें कहा गया था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। दस्तावेज के लेखक थे श्री रू। सुना गया था कि गया दिन के अलावा इसे प्रिंसिपल साहब भी देख सके थे, और वह भी शायद इसलिए कि गया दिन ने रूपन बाबू के नैतिक उत्थान पतन को न जाने क्यों प्रिंसिपल साहब के साथ जोड़ दिया था। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, यह प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि उच्च कोटि की कविताओं का एक संग्रह है, जिसका साहित्यिक महत्व रू लिखा होने के कारण कम नहीं हो जाता। पर इस सांत्वना के बावजूद गया दिन इस लिखा पढ़ी को बदचलनी का सबूत मानते रहे। और जब प्रिंसिपल साहब ने उन्हें कई कविताओं के कुछ ऐसे टुकड़े सुनाकर समझाने की कोशिश की कि साहित्य में ये चीजें इफराज से पाई जाती हैं, तो गया दिन कहने लगे कि तुम्हारा साहित्य भी तुम्हारी बदचलनी का ही सबूत है। दोनों ने अंत में यही तय किया कि इस दस्तावेज की बात कहीं नहीं जाएगी। उसी के दूसरे दिन शिवपालगंज में कई खबरें फैली। एक खबर यह थी कि खन्ना मास्टर के दल के किसी लड़के ने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा है और उसमें झूठ मूठ रूपन का नाम जोड़ दिया गया है। दूसरी खबर यह थी कि बेला ने रूपन को एक प्रेम पत्र लिखा था, जिसका जवाब रूपन ने भेजा था, पर वह जवाबी पत्र गया दिन के हाथों पकड़ा गया और बेइज्जती से मारा गया। तीसरी खबर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई वह यह थी कि बेला एक बदचलन लड़की है। यह इस तीसरी खबर का ही करिश्मा था कि रंगनाथ ने इस समय डरना छोड़कर बेला के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उस दिन मेले से लौटते समय उसने रूपन बाबू से प्रेम पत्र के बारे में जो सुना था, उसके बारे में उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह रूपन से इस विषय पर दोबारा बात करे। अब इस समय के एकांत में बेला के बारे में उसकी जिज्ञासा शांत करने की सिर्फ कल्पना थी, हस्त मैथुन था और कुंठा थी। और चूंकि काफी हद तक ये चीजें हमारी कलाओं की प्रेरक शक्तियां हैं, इसलिए इस समय रंगनाथ एक कलाकार की हैसियत से इन क्षणों को जी रहा था। कैसी होगी वह? मधुमती में वैजंती माला की तरह, गोदान में सुबह घोटे जैसी, अभियान में वहीदा रहमान जैसी? नहीं, ये सब तो मादरे हिंद जैसी हो चुकी हैं। बेला अभी बहुत ताजी होगी। कैसी होगी नहीं मालूम, पर जैसी भी हो, जो भी हो, वह खुदा की कसम लाजवाब होगी। एक फिल्मी गाने का यह टुकड़ा रंगनाथ के गले में हड्डी जैसा अटक गया, पर वह मुस्कुराया। अंधेरे में वह एक बहुत खूबसूरत, लगभग 1.5 इंच चौड़ी मुस्कान मुस्कुराया। बेला के बारे में उसने बहुत सोचा, इतना सोचा कि हर नाप और वजन के सैकड़ों स्तन और नितंब उसके दिमाग में उभरने और अस्त होने लगे। वे जोड़ों में प्रकट हुए, गुच्छों की शक्ल में फूले और एक दूसरे को धक्का देकर भाग गए। रंगनाथ ने बहुत चाहा कि इनमें से एक भरी पूरी लड़की की तस्वीर निकल आए, पर वैसा हो न सका। उसकी कल्पना ने एक बार तो लड़की के पूरे धड़ को पकड़ लिया, पर उसे कुछ न हुआ, क्योंकि उसका चेहरा गैरहाजिर बना रहा।
कुछ देर में उसके दिमाग में कुछ घुटे हुए स्तनों के गोल दायरे भर रह गए। अंत में एक बार तन कर फिर देह को ढीला करके वह रजाई के अंदर ऊग गया। दूसरी रात को रंगनाथ जब छत पर अकेला लेटा तो उसे बेला की याद नहीं आई। उसे वैद्य जी के गुस्से में तपा हुआ वीर्य में चेहरा याद आता रहा। दिन में शनिचर और कालिका प्रसाद के प्रयासों से बनाए गए कोऑपरेटिव फार्म का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के लिए आए हुए अफसर ने वैद्य जी से अपनी कोऑपरेटिव यूनियन के गबन का जिक्र करते हुए उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया था, जिसके द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि वह गबन की रकम अनुदान के रूप में कोऑपरेटिव यूनियन को दे दे। वैद्य जी ने ठंडे सुरों में समझाया था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि सरकारी अधिकारी सहकारिता के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यह अफसर निश्चय ही डेल कार्नेगी की किताब पढ़कर आया होगा। तभी वह वैद्य जी की हर बात पर कहता रहा, आप ठीक कहते हैं, किंतु इस जुमले को उसने 7 बार दोहराया। तब उसने 8वीं बार मुंह खोलकर कुछ आवाज निकाली, तो उससे आपको अनुदान मिलेगा जैसा सुरीला संगीत नहीं निकला, बल्कि फिर वही पुराना जुमला नामुदार हुआ, आप ठीक कहते हैं किंतु। सुनते ही वैद्य जी दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और जवाहरलाल नेहरू की झुंझलाहट को एक में मिलाकर उस अवसर पर बिगड़ पड़े। आप लोग देश का उद्धार इसी प्रकार करेंगे? यह किंतु, परंतु, तथापि, यह सब क्या है? श्रीमान, यह नपुंसकों की भाषा है। अकर्मण्य व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को और देश को वंचित करते हैं। आपका निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, किंतु परंतु तो। इसके बाद वैद्य जी ने देश की दुर्दशा पर एक व्याख्यान दे डाला था। व्याख्यान दे चुकने के बाद वे एकदम से शांत नहीं हुए, थोड़ी देर भुनभुनाते रहे। अफसर भी विनम्रता के बावजूद भुनभुनाता रहा। फिर दूसरे लोग भी भुनभुनाने लगे। सनीचर का जलसा पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए इस भुनभुनाहट ने उसकी सफलता पर कोई असर नहीं डाला, पर अंत में बोलबाला भुनभुनाहट का ही रहा। इस तरह की भुनभुनाहट शहर में रहते हुए उसने हर समय हर जगह सुनी थी। वह जानता था कि हमारा देश भुनभुनाने वालों का देश है। दफ्तरों और दुकानों में, कल कारखानों में, पार्कों और होटलों में, अखबारों में, टहनियों और कहानियों के चारों तरफ लोग भुनभुना रहे हैं। यही हमारी युग चेतना है और इसे वह अच्छी तरह से जानता था। यहाँ गांव में भी उसने यही भुनभुनाहट सुनी थी। किसान अमला हलकारों के खिलाफ भुनभुनाते थे। अहलकार अपने को जनता से अलग करके पहले जनता के खिलाफ भुनभुनाते थे और फिर दूसरी सांस में अपने को सरकार से अलग करके सरकार के खिलाफ भुनभुनाते थे। लगभग सभी किसी न किसी तकलीफ में थे और कोई भी तकलीफ की जड़ में नहीं जाता था। तकलीफ का जो भी तात्कालिक कारण हाथ लगे उसे पकड़कर भुनभुनाना शुरू कर देता था। वैद्य जी की यही विशेषता थी कि वे भुनभुनाते नहीं थे। आज उन्होंने भुनभुना कर रंगनाथ का दिल तोड़ दिया था। उसे आशा थी कि वे गरजेंगे और उसके बाद बरसेंगे, पर वे पहले तो गरजे और बाद में भुनभुना कर बैठ गए थे। और यह तब हुआ था जबकि अफसर ने दुम हिलाने और भुनभुनाने का काम साथ साथ निभाकर उन्हें इशारा दिया था कि कोऑपरेटिव यूनियन के हिसाब का स्पेशल ऑडिट कराना जरूरी होगा। यह गरजने वालों का नहीं, भुनभुनाने वालों का देश है, उसने सोचा। रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई एक फूहड़ आवाज ने रंगनाथ के कान पर तमाचा सा मारा। कुशहर प्रसाद अपने दरवाजे पर बैठे बैठे किसी को गाली देने लगे थे। भुनभुनाने वालों के वयोवृद्ध नेता, पर वे रो नहीं रहे थे। उससे जाहिर था कि गालियां छोटे पहलवान के लिए नहीं हैं, वे किसी और के लिए हैं। किसके लिए हैं यह जानना मुश्किल था, क्योंकि कुशहर जब छोटे को न देकर किसी और को गाली देते थे तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। वह सिर्फ एक भावात्मक स्थिति भर थी। वैसे ही जैसे जंगल में मोर नाचता है, उद्घाटन के मौके पर नेता बोलता है, सिर्फ आवाजें। कुशहर प्रसाद रह रहकर गरजते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। गांव के दूसरे छोर पर एक कुत्ता भौंकता है, फिर अचानक के करता हुआ दिमाग के सामने एक ऐसे कुत्ते की तस्वीर खींच देता है जिसकी दुम पिछली टांगों के बीच में है, मुंह छाती पर तिरछा होकर हिलक रहा है और दाएं से किसी की लाठी खाकर वह टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा है। कुछ और कुत्ते भौंकते हैं। रामाधीन भीकम खेड़वी के दरवाजे की ओर से किसी नौजवान की तीखी और मिमियाती हुई आवाज आती है,
गौर से सुनने पर उसके अंदर से नौटंकी का एक चौबोला निकलता है। तेरी बातों से जाहिर मुझे यह हुआ, इश्क तेरा रहा किसी कंगाल से। वह बार बार इसी लाइन को दोहराता है। गाते गाते उसका गला रूंधने और लड़खड़ाने लगता है। यह ठर्रे का असर हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह अपनी मासूका के दुर्भाग्य पर, कि उसे पहले किसी एक कंगाल से इश्क करना पड़ा, आंसू बहाने लगा हो। गांव के 4-5 लफंगे नीचे गली से निकलते हैं। गया दिन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद से वे रोज रात को पहरा देते हैं, और जागते रहो के साथ साथ कुछ नए नारे भी इस्तेमाल करते हैं। वे आवाजें लगाते हैं, जागते रहो, एक चवन्नी चांदी की, जय बोल महात्मा गांधी की। नारा सभी नारों की तरह खोखला और निकम्मा है, क्योंकि चवन्नी की तरह अब 25 पैसे चलते हैं। चवन्नी खत्म हो चुकी है, चांदी खत्म हो चुकी है, महात्मा गांधी खत्म हो चुके हैं। वे बिना समझे बूझे, बिना हिचके हुए नारे लगाते हैं। कहीं एक रेलगाड़ी जा रही है। इंजन की सीटी की धुंधली आवाज थोड़ी देर के लिए इन ऊंचे नीचे स्वरों को कुछ पीछे ढकेल देती है। धुंधली आवाजों और अंधेरे के माहौल में वह न जाने कब सो गया था। सोते सोते उसे लगा कि वह किसी लिफ्ट पर खड़ा है और कई मंजिल नीचे की ओर धंस रहा है। अचानक वह लिफ्ट 3-4 मंजिल को एक साथ पार करके ऊपर चला आया। रंगनाथ कुनमुनाया। नारियल के तेल और किसी सस्ते इत्र की महक उसके नाक के भीतर घुसी। न वह खुशबू थी और न बदबू, वह सिर्फ बू थी। चूड़ियों की हल्की सी खनक ने उसकी नींद को एक धक्का सा दिया, और तब एक क्षण में उसने वह अनुभव किया जो एक जीवन भर खजुराहो और कोणार्क की कला का अध्ययन करके भी नहीं किया जा सकता था। वह चारपाई के किनारे बैठी थी। उसने एक हाथ रंगनाथ की दूसरी ओर टिका लिया था। उसको अपनी छाती पर 2 स्तनों का गहरा दबाव महसूस हुआ। उन स्तनों और उसकी छाती के बीच उन्हें ढकने वाले कपड़े के अलावा एक मोटा लिहाफ भी था, पर उनकी गर्मी और मजबूती छिप नहीं पा रही थी। रंगनाथ की सांस रुद्ध सी गई। लिहाफ उसके चेहरे से खींच लिया गया था, और अंधेरे में वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। उसकी छाती पर पड़ने वाला गर्म और विस्फोटक दबाव कुछ बढ़ गया था। उसी वक्त उसके गाल पर एक चिकना रेशमी गाल आकर टिक गया। एक गहरी खींची हुई सिसकी ने कहा, हाय सो गए। रंगनाथ की नींद उड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया। उसके मुंह से अस्वाभाविक तौर से निकला, कौन कौन है। एक क्षण के लिए उसकी छाती पर टिके हुए स्तनों के अंदर की धड़कन जैसे बंद हो गई। फिर अचानक वह उछलकर चारपाई से दूर खड़ी हो गई। दबे गले से उसने कहा, हाय मेरी मैया। अपनी मां का आदर करना बहुत अच्छी बात है, पर ये शब्द इस समय सिर्फ घबराहट प्रकट करने के मतलब से कहे गए थे। रंगनाथ रजाई झटक कर खड़ा हो गया, और तब तक वह इस छत से उस छत पर और उस छत से किसी और छत पर पहुंच गई। खुले दरवाजे से बाहर आकर वह बरामदे में खड़ा हो गया। ठंडक थी। काफी देर तक वह कान लगाकर सुनता रहा, पर हवा के सुसुराहट के सिवा उसे कुछ और नहीं सुन पड़ा। आने वाली को हाय मेरी मैया के पवित्र नाम स्मरण के बाद और कोई संदेश देना बाकी नहीं बचा था। दरवाजा अंदर से बंद करके जब वह चारपाई पर दोबारा लेटा तो उसे कई बातें समझ में आईं। पहली तो यही कि कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो आदि की नारी मूर्तियों का उभार पत्थर से उतरकर यदि सांस में आ जाए तो आदमी को पागल बना देने के लिए काफी है। उसने यह भी समझ लिया कि पुरातत्व के बारे में और भारतीय कला के ऊपर उसने जितना पढ़ा है सब अधूरा और वाहियात है, और भारतीय कला में डॉक्टरेट लेने के बजाय सर सुंदरी पोज वाले 2 जीवंत स्तरों का सहारा पा लेना अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और इन सब हल्की फुल्की बातों को एक किनारे धकेल कर एक दूसरी बात, असली बात जो उसे मथती रही, वह यह थी, श्रीमान आप चुगद हैं। आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आप घबरा क्यों रहे थे? आपने उसे कुछ और करने का मौका क्यों नहीं दिया? श्रीमान आप चुगद नहीं है, गधे हैं। चुके हुए अवसरों की लिस्ट में एक और लाइन जोड़ ली ना। श्रीमान आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक हिंदुस्तानी विद्यार्थी हैं जिनकी किस्मत में तस्वीर की औरत भर लिखी है। सोने की दोबारा कोशिश की, पर नींद कहाँ आती है। उसका हाथ अपने आप छाती की ओर पहुंच गया।
और खेदपूर्वक स्वीकार करने लगा कि वहां और कुछ नहीं है, केवल उसी की खुरदरी छाती है। कौन है वह? इस विषय पर वह ज्यादा सोच न सका, क्योंकि सोचने के रास्ते में दो पहाड़ खड़े हुए थे। यह था उपन्यास राग दरबारी के भाग 20 का वाचन। उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप यूट्यूब के सुनांचली कार्नर पर सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।